डेटाबेस मॉडल के ऊपर आज डिस्कशन रहेगी हमारी। डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, और डेटाबेस और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेवलप किया जाता है वो किसी न किसी डेटाबेस मॉडल के द्वारा किया जाता है। हमें ये देखना है कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। जैसे हमने आपका जो अर्थ सरफेस है उसके बारे में डिस्कस किया था कि आपका अर्थ सरफेस एक ओबलेट ओलिप्सॉइड है और जियोडेसी में उसको जियोड बोलते हैं, एक जियोड है। लेकिन उसका जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो किसी मॉडल द्वारा किया जा सकता है, तो वो ग्लोब है। यानी ग्लोब एक मॉडल है आपकी पृथ्वी। तो जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, ग्लोब के थ्रू। अब उसी तरह से आपके जो रियल वर्ल्ड के डाटा है, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके रोड हैं, आपकी कैनाल है, आपके एग्रीकल्चर फील्ड हैं, आपकी सेटलमेंट है, इन सब को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हमें डिस्प्ले करना होता है, मैप डेवलप करने होते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस किसी न किसी डेटाबेस मॉडल के थ्रू की जाती है। तो इसलिए जो डेटाबेस मॉडल है वो एक लॉजिकल एंड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कोई भी आपका डाटा है जो आप सर्वे के थ्रू कलेक्ट करते हो, चाहे आपसे रिमोट सेंसिंग का इमेज के रूप में प्रोडक्ट हो, या कोई आपका स्कैन डॉक्यूमेंट हो, या आप कीबोर्ड से एंट्री करते हो कंप्यूटर में, वो जो भी डाटा है आपका जिस फॉर्म में भी है, उस डाटा से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उस डाटा को पहले आप एक तो लॉजिकल फ्रेम देते हो और दूसरा उसकी फिजिकली स्टोरेज भी करते हैं। ये होता किसके ऊपर है? आपका स्पेसिफिक हार्डवेयर मीन्स आपका कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपका कंप्यूटर आ गया, सीपीयू आ गया, आपकी डिस्प्ले यूनिट आ गई, कीबोर्ड, आपका माउस, ये जो सारी चीजें हैं ये स्पेसिफिक हार्डवेयर में आ गई। और सॉफ्टवेयर के तौर पर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपका उसमें काम करता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कुछ सॉफ्टवेयर की हमने बात करी थी डेटाबेस मैनेजमेंट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, साइबेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सारे के सारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जैसे आज के सामने आज के दिन एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप उससे डेली यू गो एंड थ्रू हो रहे होंगे, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका हायर एजुकेशन का है। इसमें हायर एजुकेशन की अथॉरिटी इन्वॉल्व है, आपके टीचर इन्वॉल्व है और आपके स्टूडेंट इन्वॉल्व है। इसके थ्रू वो कॉलेज के थ्रू इन्वॉल्व है। तो उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, वहीं से आपको डेटाबेस मॉडल ज्यादा समझ में आएगा। डेटाबेस मॉडल होता क्या। फिर आपका जो डेटाबेस मॉडल अभी हमने डिस्कस किया कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उसमें यूटिलाइज होता है, और उसमें फिर डाटा जो आप इनपुट करते हो उन डाटा को लॉजिकली उसमें रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है और कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। तो डाटा आपका स्टोर होता है फिजिकली, और जितने भी जो डाटा है जहाँ पर ये स्टोर होता है या लॉजिकल फ्रेम में वहाँ हम एनालाइज करते हैं, उन डाटा के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में रिलेशनशिप डेवलप होता है, रिलेशनशिप का उसमें वर्णन किया जाता है। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखें, आप किसी होटल में जाते हैं, यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, दूसरा हम बाद में लेंगे। तो होटल में जाते ही आप लंच या डिनर करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हो वहाँ पर? वहाँ पर आपका मेनू देखते हो होटल का।
कौन कौन सी उसमें वेजिटेबल है, कि कितने प्रकार की रोटियां हैं, क्या सलाद है आपका या कुछ और जो भी है। उसमें जितने भी ईटेबल मटेरियल्स है उसमें आपके नेम दिए हुए होते हैं और उसकी रेट लिस्ट दी हुई होती है। लेकिन उस मेनू को देख के तो आपकी भूख शांत नहीं होगी। उससे आपको ये पता लग रहा है कि इस होटल में खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं हैं। उसका एक सीक्वेंस ऑर्डर दिया हुआ होता है। उसमें आपके जो लंच की आइटम अलग है, स्वीट्स की अलग है, उसमें आइसक्रीम की अलग है, जूस की अलग है, ठीक है, फास्ट फूड की अलग है। तो वो सारा एक लॉजिकल फ्रेम कहलाता है। और आप मान लीजिए कोई एक मिक्स वेज मंगवाते हैं, तो मिक्स वेज मंगवाने के लिए आप कहोगे कि आपकी आलू गोभी मटर ये सारे मिक्स किए हुए एक मिक्स वेज दीजिए। लेकिन होटल वाला क्या करता है, किचन में क्या होता है, फिजिकली स्टोर होता है उनका। फिजिकली में जरूरी नहीं कि वो सारी सब्जी आपकी तैयार हो उसी तरह से। हो सकता है उन्होंने उसने आलू बना के अलग रख रखे हो, मटर बना के अलग रख रखे हो, गोभी बना के अलग रख रखी हो। यानी वो उसमें जो जितना उस वेजिटेबल में जो सब्जी में जो मिक्सअप है वो सारी अलग अलग बनाई हुई हो, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट वो आगे देता है। हो सकता है कोई दूसरे वो चीज वो मिक्सअप की डिमांड ना करें तो उनका वेस्टेज हो जाएगा। तो यानी किचन में उसकी स्टोरेज एक अलग तरीके की है, और आपकी टेबल के ऊपर जो वेजिटेबल आएगी वो एक अलग फॉर्म में आएगी। वो फॉर्म आपका आएगा जो होटल के मेनू में जो आपका जो दे रखा था लॉजिकल फ्रेम में। यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब आपका इसमें देखिए एक आपका व्यू दिखाई देता है, एक्सटर्नल व्यू डेटाबेस मैनेजमेंट में। अब आप एलएमएस को यूज कर रहे हैं, आपको जो व्यू दिखा रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए व्यू है। टीचर का व्यू अलग है, प्रिंसिपल का व्यू उसमें अलग दिखेगा उसको वो जब ओपन करता है, और हायर अथॉरिटी का व्यू उसमें अलग दिखेगा। तो वो सबके लिए समान नहीं है। आप टीचर वाला व्यू नहीं देख सकते, स्टूडेंट को टीचर ने ऐड किया है, आप अपने आप उसमें से उस क्लास को छोड़ नहीं सकते। अगर टीचर चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है, वो कैपेसिटी टीचर को दी गई है। तो जो आपका डेटाबेस मॉडल होता है वो रियलिटी में तो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉट ए फिजिकल। जो आपको सब कुछ दिख रहा है वो सारा का सारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आपने ईमेल के ऊपर सबकी बनी हुई है, सबकी ईमेल आती है। अब ईमेल में क्या है, आपके पास कोई ईमेल आएगी तो आप उसको खोल के ओपन कर सकते हो। उस ईमेल में जो मटेरियल आया है आपके पास आया, आप उसको ओपन करके देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल कहीं आपका स्टोरेज नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ स्टोर हो रहा है। वो जीमेल के सर्वर में स्टोर हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है हमें कोई लेना देना नहीं उसकी, कौन से देश में है, कहाँ रखा हुआ है वो, उससे हमें कोई मीनिंग नहीं होता कई बार। तो वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ। इसलिए ये कहा गया कि डेटाबेस मॉडल इज ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिससे आपको सब कुछ जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मेल आई उसमें जो मटेरियल आया आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो जो टेक्स्ट है, वो जो पिक्चर है, वो जो फाइल है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। स्टोर इसका मतलब है कि है नहीं कि वो स्टोर नहीं हो रही, वो स्टोर हो रही है। लेकिन वो स्टोर हो रही है जिस कंपनी का वो सर्वर है उसमें वहां स्टोर हो रही है। किस फॉरम में हो रही है वो उनकी हेडेक है, वो ओपन नहीं करते कि किस फॉरम में हो रही है चीजें, फिजिकली स्टोरेज क्या है उनकी। अब होटल वाला आपको कोई दिखाता थोड़ी है कि हमारी किचन में कि कौन सी सब्जी कहाँ रखी है, कैसे रखी है। आपको तो वो टेबल के ऊपर सर्व करता है। तो डेटाबेस मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसलिए कहा गया कि डाटा बेस इज ए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन डेटाबेस। कोई भी जो डेटाबेस है उसके अंदर जो भी आपने डाटा इनपुट किया, इनपुट करोगे तो कोई ना कोई उसका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सिंपल हम देख रहे हैं कि टेबल के फॉर्म में है, वर्टिकल कॉलम है आपके, हॉरिजेंटल रोज हैं आपकी।
उसमें आपकी एट्रीब्यूट डाल रहे हो आप, हेडिंग हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, फिर उसके जितने सेल है उसमें कोई ना कोई उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड आप वैल्यू डाल रहे हो। तो ये सारा सारा जो डाटा है वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में होता है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, संबंध उसमें स्थापित होता है। डेटाबेस मॉडल में 3 बातों का मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है जो आपको समझ में चाहिए, कि एक तो इसका स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डाटा की आपकी। उसके 3 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क और एक रिलेशनल, इसकी आगे बात करेंगे हम। इससे पहले हमने जीआईएस में, अगर हम बात करें जीआईएस में डेटाबेस मॉडल की, हमें अर्थ सरफेस जो आपका एक रियल वर्ल्ड फीचर है, एक रियल वर्ल्ड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जीआईएस में। रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने देखा कि स्पेशियल फीचर और एट्रीब्यूट फीचर को 2 सेपरेट भागों में डिवीजन करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से आपकी रिलेशनशिप है उसमें किसी न किसी आईडी के थ्रू। और फिर उसमें आपने कहा कि हम रियल वर्ल्ड को अगर हम मॉडल करें कैसे कर सकते हैं, जीआईएस में हमने मॉडल किया कि हम पॉइंट, लाइन और एरियल फीचर, 3 ही फीचर जो है आपकी पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, इसमें ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे अर्थ को। अब पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन आपका क्या हो गया, एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन करेंगे। अगर आपका रोड है तो आपको डिसाइड करना था कि रोड को आप लाइन में लोगे या पॉलीगॉन में लोगे, जैसे हमने डिस्कस किया स्केल पे डिपेंड करता था। तो वो क्या है, पहले आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो अपने माइंड में। जब कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप हो जाती है, फिर आप उसमें जैसे डिजिटाइज कर रहे हो, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जीआईएस जो अब हम काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किसी और ने किया है, उन्होंने हमें एक लॉजिकल व्यू दिया है उसमें डिजिटाइज करने का, डाटा डेवलप करने का। लेकिन वो डाटा डेवलप, डिजिटाइज हम उस सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कर पा रहे हैं। उसमें अगर कोई कैपेसिटी नहीं दी गई है तो उसको हम नहीं कर सकते। तो इसलिए कैसे डाटा ऑर्गेनाइज होंगे डेटाबेस मॉडल में, उसको सबसे पहले डिफाइन किया जाता है और पहले कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट के बाद आप उसको एक्चुअल में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे हमने जीआईएस में वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है वो सीखा था, और रास्टर डाटा स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है वो सीखा था। जैसे वेक्टर में हमने सफेगेती मॉडल और टोपोलॉजिकल मॉडल की बात की थी, और रास्टर डाटा स्ट्रक्चर में हमने 4 प्रकार के मेथड हमने बात की थी, कि उसमें आपका रास्टर डाटा स्ट्रक्चर होता है और वो उसकी आपकी इनकोडिंग है, क्वाड ट्री है, रन लेंथ मेथड है। तो 4 मेथड का हमने उसमें डिस्कशन किया था। और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके जो स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, लेकिन आज के दिन रिलेशनल डाटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हायरार्किकल और नेटवर्क का उसमें मिनिमम यूज हो रहा है। फिर बात आती है उस डेटाबेस मॉडल की इंटीग्रिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे एक बैंक का डेटाबेस मैनेजमेंट है, बैंक के डेटाबेस मैनेजमेंट में आप सारा का सारा अपनी पैसों का लेन देन करते हैं। आप एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम से भी जमा कर सकते हैं। अगर आपको यूं लगे कि मेरा पैसा कोई दूसरा निकाल के ले जाएगा, तो फिर उस डेटाबेस मैनेजमेंट की कोई इंटीग्रिटी नहीं। एटीएम में आपको अपने अकाउंट का ही, अपने एटीएम के थ्रू ही पैसे निकालने की परमिशन दी गई है। आप किसी दूसरे के एटीएम से आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। यानी पूरा का पूरा उसमें डिफरेंट जो इंस्टांसेस हैं, जैसे हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में और रोज में, उसमें अलग अलग उसकी स्कीम ली हमने, स्कीमा लिया, और उस स्कीमा में इंस्टांसेस लिया, उसके
सारे जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलाउड नहीं करते। वो आपको तो सिर्फ एक व्यू देखता है उस एटीएम में। उस व्यू में आपको क्या दिखता है? वो एक अपने आप में एक फॉर्म दिखता है, आप उसमें एक फॉर्म भरते हो कि ये मेरा एटीएम मैंने इंसर्ट कर दिया। उसमें वो पूछता है कि आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपका वो सेविंग है। वो एक किस्म का फॉर्म फिलअप करना ही है आपके डिजिटल वर्ल्ड में। ट्रेडिशनल में तो आप पेन से हाथ से उसमें लिखते हो, लेकिन उसमें आप टच के थ्रू फॉर्म भर रहे हो सारे। तो उससे क्या होता है, जो आपके लिए जरूरी है कि आपको पैसा मिल जाए, वो ही प्रक्रिया आपको करनी दी जाती है उसमें। आप किसी दूसरे का अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको एक लैंग्वेज के थ्रू, कंप्यूटर साइंस एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश है, आपकी मैथ है, ये भी एक लैंग्वेज है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस भी एक लैंग्वेज है आपकी। और हर उस लैंग्वेज में आपकी हर रूल की कोई ना कोई डेफिनेशन दी गई है, और हर रूल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि कौन से अगर बैंक के डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो बैंक के कर्मचारी उसमें से क्या क्या डेटा के साथ कोई इंटरेक्शन कर सकते हैं, और उसके जो यूजर है, जो ग्राहक का कस्टमर है बैंक के, वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। तो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो ये सारी चीजें डिपेंड उस डेटाबेस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी भी करते हैं। इंटीग्रिटी की इंक्लूड स्टडी की जाती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट की एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट कोई यूज नहीं करेगा। जैसे आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें आपको जो मटेरियल टीचर अपलोड करता है वो आपको देखने की छूट है उसमें। आप उस मटेरियल को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप एक स्टूडेंट डिलीट कर देगा तो दूसरा स्टूडेंट कैसे देखेगा? वो प्रक्रिया आपके सामने नहीं रखी गई है। इसी तरह से आप, आपकी गूगल है, गूगल में से कोई आप मटेरियल निकालते हैं, क्या आप कहते हैं कि मेरे को तो डेटाबेस मॉडल के ऊपर लिटरेचर चाहिए? आपने उसमें क्या किया? आपको एक फॉर्म मिला, उसमें आपने लिख दिया डेटाबेस मॉडल। लिखते ही आपको हजारों की संख्या में उसकी विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड भी नहीं लगती, हजारों लाखों की संख्या में आपके सामने डाटा उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन वो डाटा उपलब्ध कहाँ हुए? कहीं ना कहीं तो वो स्टोरेज है उसकी, जो आपको दिखाई नहीं देती, और उस स्टोरेज से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है, और आप उसको डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यही छूट है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कोई ना कोई इंटीग्रिटी होती है। उसमें मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसमें डेवलप की गई है कि आप कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं, उस डाटा से आप क्वेरी कर सकते हैं। ये कुछ यूजर के पास भी राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जैसे बैंक है, बैंक के जो कर्मचारी है वो मीडिएटर है, उनके पास अलग से राइट है। और पूरा एक जो डेटाबेस बना हुआ है, जो हायर अथॉरिटी है जिसके अधीन वो डेटाबेस मैनेजमेंट चल रहा है, कुछ राइट्स उनके अपने अलग से। तो आप उसमें क्वेरी कर सकते हो, कुछ अपडेट कर सकते हो। गूगल में आप क्या करते हैं? आप क्वेरी कर रहे हैं किस्म की, वो क्वेरी है कि आपने डाटा मॉडल डाला उसमें और आपको रिजल्ट मिल गया। इसी तरह से प्रैक्टिकली में हमने आपको दिखाया था कि आपने कोई नया ऐड फील्ड डाल दिया उसमें टेबल में, उसमें नए डाटा ऐड कर दिए, उस डाटा से मैनिपुलेट कर दिया। ये सारे के सारे एक उसमें जो लैंग्वेज डेवलप की गई है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जीआईएस में जो यूज होती है, उसके थ्रू ही हम कर पाते हैं। तो डाटा बेस मॉडल की तीन इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये आपको पता होनी चाहिए कि एक तो स्ट्रक्चर होगा डाटा का, दूसरा उसकी इंटीग्रिटी होगी, और उसकी मैनिपुलेशन होगी। इसके साथ साथ डेटाबेस मॉडल में आपके तीन इंपॉर्टेंट व्यू होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल व्यू, जिसमें आप डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एलएमएस का अगर हम एक एग्जांपल लें आपके सामने, तो उस एलएमएस में आप उसमें
जो टीचर मटेरियल अपलोड करता है वो आप उसको देख सकते हो, जो क्वेरी आपसे करता है कुछ उसमें आप आंसर भी दे सकते हो, अपना मटेरियल अपलोड भी उसमें कर सकते हो। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, अभी वो नया नया है हम सब के लिए, और जितना आप उसमें एक्सप्लोर करोगे, उसके साथ डिस्कशन करोगे तो आप ज़्यादा चीज सीखोगे। और जीआईएस के स्टूडेंट होने के नाते आपको और ज़्यादा यूज करने चाहिए। डेटाबेस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ज़्यादा। फिर उसमें जो लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल व्यू में डेटाबेस कंपनी जिसने डेवलप किया, उन्होंने डेवलप किए हैं आपके लिए डिफरेंट स्कीमा और इंस्टांसेस कि कहाँ आपके टॉपिक ऐड होंगे, कैसे आपकी क्विज डेवलप होगी, कैसे फाइल अपलोड होगी। उस सारे जो लिंक जो दिए गए हैं, जो डेवलप किए गए हैं, वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है कि कैसे कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है उसी की लिमिटेशन में ही हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उससे बाहर जाके हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सभी के सेक्शन बनाए, उसमें ABCD, वो सिर्फ नोडल ऑफिसर के पास थी, वो टीचर के पास कैपेसिटी नहीं थी कि टीचर कौन से सेक्शन में जाएगा। वो कैपेसिटी अलग पास थी। टीचर ने स्टूडेंट ऐड किए हैं, वो कैपेसिटी टीचर के पास है कि मेरे स्टूडेंट कौन कौन से, मैं उसमें वही ऐड करूंगा। तो फिर वो आपकी सामने डिस्प्ले हो रहा है, और आप जो टीचर आपका कंसर्न टीचर है वही मटेरियल डिस्प्ले हो रहा है, वही आप उसको देख पा रहे हैं। वो एक्सटर्नल व्यू होते हैं, उसमें एक्सटर्नल यूजर भी उसको कहते हैं, और ये असंख्य मात्रा में होते हैं। जैसे गूगल ने अपना बनाया है, या रेलवे ने जो अपनी साइट बनाई है जिससे हम टिकट बुक करवाते हैं, हजारों की संख्या में टिकट बुक एक साथ होती है। और इंटीग्रिटी में एक चीज ये भी आती है कि जैसे अगर बैंक की हम बात करें कि बैंक में हम पैसे निकाल रहे हैं, आपने चेक दे दिए 10 लोगों को कि मेरे अकाउंट से ये 10 चेक हैं, अलग अलग लोगों को दे दिया कि आप उसमें से 10,000 रुपए 10 लोग निकाल लें, 1 लाख रुपए आपने चेक दे दिए। अगर उसमें है 90,000 रुपए, तो वो उसमें ये चीजें हैं, ये नहीं कि अलग अलग जगह से निकल रहे हैं तो वो आपको सबको 10-10 निकाल के दे देंगे। ये बैंक का जो डाटा है, जो ट्रांजैक्शन है, उसमें रूल में डिफाइन किया गया है कि जैसे ही जीरो बैलेंस हो जाएगा उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, या 500 रुपये मिनिमम उसमें चाहिए तो 500 तक ही ट्रांजैक्शन होगी, उसमें नहीं होगी जीरो। ये डिफाइन किए जाते हैं रूल, नहीं तो अदरवाइज कितने भी पैसे निकाल दे बैंक अकाउंट से, क्या पता लगेगा। जैसे ही जो पहले 9 चेक लगे, हो सकता है सबने साथ लगाए हो, लेकिन कंप्यूटर के डेटाबेस में एक टाइम होता है, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का होता है। इतनी तेज गति से ये चलती है इनकी घड़ी। वो जो पहले 9 उनके सामने है उनका पैसा निकलेगा, 10वें का पैसा रुक जाएगा। वो सारी चीजें इंटीग्रिटी में आती है। फिर जो आपका जो डेटाबेस मॉडल है, उसकी जो स्कीम होती है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसमें एक कॉन्सेप्चुअल स्कीम है आपकी, फर्स्ट, और सेकंड आपकी लॉजिकल स्कीम है, इसको और अच्छे ढंग से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर आपकी जो फिजिकल स्कीम है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट स्कीमा का डिस्कशन किया जाता है। आपका कॉन्सेप्चुअल, कि कैसे हम रियल अर्थ को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है। अब जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकता है अपने अपने गांव का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने गांव का मैप बनाऊं, तो पहले आपको उसमें क्या करने का पड़ेगा कि आपको अपने गांव का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी गलियां दिखानी है, कौन से रोड दिखाने हैं, कौन सी जो फीचर है, आपकी धर्मशाला है, मंदिर है, कौन सी वो चीजें दिखानी है, कौन सा पॉलीगॉन एरियल फीचर लेनी है आपको। तो सब एक कॉन्सेप्ट, आपको एक सिंपल पेपर वर्क आपको करना पड़ता है। ये कंप्यूटर में वर्क नहीं होता कॉन्सेप्ट का, ये पेपर वर्क होता है सारा का सारा। इसकी डिस्कशन हम कल करेंगे। और आज तक आपका